महान लीडर दिए हैं, and you are definitely one of them, and you are one of the most respected leaders. And it is my honor to invite you on the stage, and please take it forward. And thank you for being our chief guest today. के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय किशनलाल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, आदरणीय जोगाराम जी, उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण, हमारे NHAI के चेयरमैन, सेक्रेटरी और सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बने। और आत्मनिर्भर भारत और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए उन्होंने हमारे सामने उद्देश्य रखा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। और किसी भी देश में जब डेवलपमेंट होती है तो उसके लिए 4 आवश्यकताएं होती है। 4 इम्पोर्टेंट ऐसी चीजें हैं ये कि इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो राज्य और देश का विकास नहीं हो सकता। वो 4 चीजें हैं: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस बढ़ेगा। और इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए सुखी, समृद्ध, संपन्न हिंदुस्तान के लिए अगर विश्वगुरु बनाना है तो हमारे राज्यों को भी आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाकर सामर्थ्यशाली बनाना ये हमारे देश की आवश्यकता है। और इसलिए ये राइजिंग राजस्थान की थीम से ये आज जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ रही है, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका राजस्थान के भविष्य के विकास के लिए बहुत बहुत उपयोग होगा। और मैं विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्रीगण को और राजस्थान की सरकार को ये उद्देश्य उनको हासिल करना है, उसमें भारत सरकार आपके साथ में पूरी तरह से है और मेरा डिपार्टमेंट आपको इसमें पूरी मदद करेगा, ऐसा विश्वास। जहाँ तक रोड की बात है, ज़्यादा डिटेल में तो आपने देखा ही है फिल्म में, और हमारे चेयरमैन जो NHAI के, उन्होंने भी आपको बताया। राजस्थान में जो 2 महत्वपूर्ण रोड है, इसमें अमृतसर, भटिंडा और जामनगर, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हाईवे है। दूसरा जो अंबाला कोटपुतली है, दोनों भी पूरे हो गए, जो इंडस्ट्री और ट्रेड बिजनेस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तीसरा जो मुंबई दिल्ली हाईवे है, ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, ये आपके लिए कैसे उपयोग का मैं आपको बताऊंगा तो इसका आयाम और आपको अच्छी तरीके से आपके ध्यान में आएगा। अगर आप मनाली में जाओगे तो मनाली में जाने के बाद रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अभी मनाली में रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते नहीं, अटल टनल बन गई है, केवल 8 मिनट में हम क्रॉस कर दें। निकलने के बाद हिमालय के बीच में से हम लद्दाख और लेह की तरफ निकलते हैं। इसमें कम से कम हमारी NHAI DCL है, आज NHAI जैसा है वैसे हमारा दूसरा आर्म है NHAI DCL, जो नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्र में हमने काम करने के लिए एक कारपोरेशन खोली होगी, 8-10 लाख करोड़ के काम कर रही है। तो वहां से हम लोग लद्दाख लेह तक 18 टनल बनाए, काफी शुरू हो गया। और वहां से आने के बाद लद्दाख लेह से श्रीनगर जाने के लिए जो रोड है,
जो कारगिल की लड़ाई जहाँ हुई थी उसके नीचे में, जहाँ आप अगर खड़े रहेंगे तो वहाँ से हम हमारा अमरनाथ, बाबा अमरनाथ का दर्शन कर सकते हैं कारगिल के नीचे में। और वहाँ हम आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे हैं जोजिला, और जिसका 75% काम किया गया। और जो टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी, वो 75% पूरी हुई। वो केवल हमने 5,600 करोड़ में पूरी की। ये टनल से निकलने के बाद छेड़मोर टनल लगी, जहाँ अभी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे कैंप पर, वो टनल पूरी हुई है। और अब प्रधानमंत्री जी को हमने डेट मांगी है, तो वहां से झेड़मोर टनल से बाहर निकलने के बाद फिर हम आएंगे श्रीनगर। और श्रीनगर में आने के बाद श्रीनगर और जम्मू के बीच में हमने 18 टनल लगभग बनाई। और वहां से श्रीनगर जम्मू आने के पहले कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है, जो जिससे दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में। तो कटरा एक्सप्रेस हाईवे से हम तुरंत निकलकर इस कटरा हाईवे से दिल्ली आएंगे और दिल्ली मुंबई हाईवे को हम जुड़ेंगे। तो उसमें अभी ये पानीपत के बाद पंजाब हरियाणा के लिए फायदा है। हमने UR2 बनाया है 10,000 करोड़ का, उद्घाटन के लिए है, 2 महीने में खोलेंगे। तो वहां से डायरेक्ट हम द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे जाएंगे। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तो स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, तो आगे ही देखा आपने, एक पिलर पर 4 लेयर है। उसमें एयरपोर्ट के बाजू में एक रोड है, शिव मूर्ति या 3 मूर्ति, शिव मूर्ति है क्या? वहां हमने एक अंडरग्राउंड टनल बनाई है और वो एयर स्ट्रिप से नीचे से जाती है और T3 पे जाएगी। तो पानीपत से आधे घंटे में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अभी 3 घंटे लगते। और ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे आगे जाता है, वो आगे दिल्ली जयपुर ये जो स्पर बनेगा, तो मेरी तो उम्मीद है कि 2-2.25 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे, यहाँ से फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहां से ये निकलने के बाद आप सूरत तक आएंगे, तो आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। सूरत के बाद हम नया रोड बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, कन्याकुमारी, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, कोची, पूरे साउथ। तो ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे है, ये नहीं है, ये हमारे भाषण में आपको याद होगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक। रोड के कारण दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होने वाला है। और आप जब जयपुर से इस रोड पर लगेंगे तो आप कन्याकुमारी जाएंगे, आप हैदराबाद जाएंगे, आप बेंगलोर जाएंगे, आप बेंगलोर जाएंगे, आप चेन्नई जाएंगे, त्रिवेंद्रम जाएंगे। आपको मुंबई, पुणे और कोल्हापुर, सोलापुर जाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आपका माल उधर, डायरेक्ट राजस्थान का माल डायरेक्ट चेन्नई पहुंचता है और 320 किलोमीटर डिस्टेंस कम होता है। मुझे लगता है राजस्थान का विशेष रूप से ग्रोथ इंजन है कि दिल्ली मुंबई हाईवे जो जा रहा है वो पूरे ही आपके सब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है। जो लोग सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, वहाँ से रोड जा रहा है। और मैं जब मुंबई में मंत्री था तो ऐसे ही मुझे एक ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, जिनकी बात मुझे उसने बताई थी, मुझे तब से मैंने वो अपने इंस्पायरेशन में रखी है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान नहीं हुआ। तो ये आपके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का धनवान बनने वाले, जो यानी इससे भी ज्यादा महत्व उनको मिलेगा। हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये रोड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है और वहाँ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आएगी।
दूसरी बात यह है कि जो जामनगर और ये अमृतसर बठिंडा हाईवे है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और ये पूरा कांडला पोर्ट को सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो मैं आप सबको अवगत करूंगा, इसमें एडवांटेज इन्वेस्टर के लिए क्या है, वो क्या देखते हैं। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इन चाइना इज 8% और लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया इज 40 to 60%। गुप्ता जी बता रहे थे 40 to 60%। USA and European countries the logistic cost is 12%। तो पहले ही हार जाते, जिसको 8% लॉजिस्टिक कॉस्ट लगती है वहाँ हमारी 14 से 16% जाती है। और अगर हिसाब लगाया जाए तो आज लॉजिस्टिक कॉस्ट चाइना के तुलना में हमारे 8% करता है। तो हमने इसमें दो प्रकार के काम किए, एक तो रोड में और फ्यूल। फ्यूल की बात मैं बाद में करूँगा। रोड अच्छे होने के कारण अब दिल्ली से जयपुर 2-2.5 घंटे में होगा, तो दिल्ली से मुंबई एक ट्रक जाने के लिए कम से कम 48 आवर्स लगते हैं। अब दिल्ली से मुंबई एक ट्रक 22 घंटे में चला जाता है। अब वो एक महीने भर में अगर वो 6 ट्रिप कर रहा है तो अब वो 12 ट्रिप कर रहा है। तो नेचुरली एक ही ट्रक अगर डबल काम करेगा तो कॉस्ट कम होगा, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट 70-80 किलोमीटर से जाएगी। तो उसके कारण पहली बार रोड बनेंगे। जैसे हमने चेन्नई से बेंगलोर अभी हाईवे जनवरी में पूरा होगा, तो वो हाईवे जो होगा तो उसमें से चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे, बेंगलोर से मैसूर 4.5 घंटा था, वो भी लगभग 1 घंटे पे आया। मेरठ से दिल्ली 4 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट का। और जनवरी से मैं गारंटी देता हूँ कि जयपुर से दिल्ली हवाई जहाज सर्विस बंद हो जाएगी। ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली से जयपुर आने के लिए 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पे जाओ, आधा-पौन घंटा इधर उधर घूमो और वहाँ से बाद फिर बोर्डिंग लेकर हवाई जहाज में बैठो तो इसी में 1.5 घंटा जाता है। घर से निकलना, वहाँ पहुँचना, फिर हवाई जहाज आधा-पौन घंटा और फिर वहाँ से घर जाना। अब दिल्ली से देहरादून जहाँ हवाई जहाज से 4 घंटे लग रहे, रोड से जनवरी से 2 घंटे में होगा। इतना टिकट भर के कुछ, मैं जब मंत्री था मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो मैंने कहा था कि पुणे से मुंबई जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट थी। मैंने कहा ये बंद हो जाएगी, तो लोगों ने मेरे ऊपर एडिटोरियल लिखा था। अब जैसे हाईवे मुंबई से पुणे हाईवे हुआ तो 8-9 घंटे लगते थे, अब हाईवे को 2 घंटे लगते हैं, बंद हो गई बात। पहली बात तो ऐसे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करते समय जब रोड हमने अच्छे बनाए तो उसमें दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो फ्यूल से जुड़ी है। और जो मेरा प्रिय विषय मैं अनेक 2004 से काम कर रहा हूँ, काफी हो गया है, वो यही है कि हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इस 22 लाख करोड़ रुपए में तुमको 2-3 लाख करोड़ लेना है क्या? मार्केट है, एश्योर्ड मार्केट है। और वो एश्योर्ड मार्केट ये है कि हम लोग बायो है, इथेनॉल है, बायो CNG है और इलेक्ट्रिक, अभी हमारे यहाँ बायो नहीं आता पर इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव आया है। और अभी जैसे बस बताए उसका भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और उसके साथ साथ अभी अल्टरनेटिव फ्यूल में अभी हाइड्रोजन आने वाला है। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, जापानी है, टोयोटा कंपनी की, और वो गाड़ी मेरे पास है, वो मैं प्रचार करता हूँ। आज मैं अमेज़न के कार्यक्रम में गया 10,000 लोग, और मेरे कहने पर उन्होंने पूरे इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदा सके। और फिर मैंने उनको, मेरे पास वो इनोवा गाड़ी थी टोयोटा और वर्ल्ड की पहली गाड़ी थी, वो पूरे अमेरिकन और सब आया मेरे साथ फोटो निकाले। वो पूरी बायो फ्यूल भी नहीं, इथेनॉल भी थी और उसकी कॉस्ट जो है पेट्रोल की तुलना में अगर की जाए तो वो केवल 25 रुपये लीटर पेट्रोल का है। यानी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। अब ये जो गाड़ी है, ये जो इथेनॉल की है, ये गाड़ी इथेनॉल जो बनता है ये आप बना सकते हैं। अभी तक ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, आपने मेरा चीज़।
और इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि शुगर के जूस से इथेनॉल बनता है, मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है, और इसके साथ साथ अभी भारत सरकार ने कॉर्न से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी, ब्रोकन राइस से अनुमति दी, बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है, और जो पॉपुलरली परली राइस स्ट्रॉ उससे इथेनॉल बन रहा है। और अब बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी यू कैन जनरेट बायोमास, and from biomass you can make bio-CNG or bioethanol, even aviation fuel। तो अब इसमें ऐसा हुआ है कि कॉर्न का भाव पिछले साल 1200 रुपये क्विंटल था। मैं किसान सेंट्रिक, मैं तो किसानों में ज़्यादातर काम करता हूँ। तो पहली बार इस बार इथेनॉल की परमिशन कॉर्न से मिलने के कारण कॉर्न की कीमत हो गई 2400 रुपये क्विंटल। क्या है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने से दिल्ली, मुंबई, जयपुर, मुंबई, कलकत्ता डेवलप होगा तो नहीं चलेगा। हमारे टोटल जीडीपी ग्रोथ में हमारी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 14% है, और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 22 से 24% है, और हमारे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन करीब 52 से 54%। अब हमारा एग्रीकल्चर और किसान, गांव गरीब मजदूर किसान का अगर कल्याण नहीं होगा तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। तो मैं जो 2004 से बात कह रहा हूँ, जो अब लगभग सक्सेसफुल हो गई, वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि जैसे आपके यहाँ गंगानगर में शुगर बीट होता है, आप फिर से लगाइए, शुगर मत बनाइए। शुगर बनाना आजकल बहुत नुकसान करता है। शुगर के जूस, मैं 4 चीनी मिलें चलाता हूँ इसलिए आपको तो मालक ने वो हमारे यहाँ किसानों का फेडरेशन था, मैं तो एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, मैं सब प्रयोग खुद करता हूँ, मेरे पास सब प्रयोग है, लेबोरेटरी है, और मैं खुद अपने पैशन भी लेकर। पहली बात तो ऐसा है कि शुगर केन बीट से, ये शुगर केन बीट में 40% शुगर, और डायरेक्ट जूस निकालो और इथेनॉल बनाओ। या जैसा कि जूस से रेक्टिफाइड स्पिरिट बनता है, और रेक्टिफाइड स्पिरिट से ENA बनता है, फॉरेन लिकर, ब्रांडी, विस्की, रम, वो मत बनाइए। और दूसरा इथेनॉल। तो इथेनॉल जब बनेगा वो गाड़ी में जाएगा, और ब्रांडी विस्की बनेगी वो पेट में जाएगी। पहली बार तो आप वो अगर शुरू कर देंगे तो बीट वालों का बहुत अच्छा भाव है। अब भारत सरकार ने 20% इथेनॉल पेट्रोल में ऐड किया, और अभी मैंने इंडियन ऑयल के पीछे लगकर हमारे देश में अभी 400 इथेनॉल के पंप डालने के उन्होंने 100 डाल दिए। अब ये पंप डालने के कारण मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ अथॉरिटी, मेरे आग्रह के कारण बजाज, TVS, हीरो, होंडा, उन्होंने स्कूटर, मोटरसाइकिल ये पूरी इथेनॉल पे लाई, और इसलिए आपके राज्य से पेट्रोल को रिप्लेस करिए, और पूरे ये बड़े कंपनी के जितने ब्रांड है इनका इथेनॉल पर चालू करवा दीजिए। राजस्थान का किसान मक्के से हो, ज्वारी से हो, बाजरे से हो, सड़े हुए अनाज से हो, इथेनॉल बनाएगा, और इथेनॉल पे यहाँ की कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा चलेगी, तो नेचुरली यहाँ का किसान समृद्ध संपन्न होगा। जब ये ट्रैक्टर कंपनीज है, हमने यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को अभी गाड़ी ऑटोमोबाइल में लाया था, तो मैंने ट्रैक्टर में लाने के बारे में फाइल, वो सब मेरे पास है, और उनका ये करोगे तो 1 लाख रुपए कीमत बढ़ेगी। मैंने बोला ये करता नहीं, पर मेरी एक कंडीशन है। बोले क्या? मैंने बोला आप इलेक्ट्रिक पर ट्रैक्टर बनाइए, और आप CNG पर ट्रैक्टर बनाइए, और फ्लेक्स इंजन का बायोफ्यूल यानी इथेनॉल कर दिए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि कल सोनालिका वाले का फोन है कि उसका इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर तैयार हो। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है जो 3 लाख रुपए डीजल में 1 साल में किसान खर्चा करता है, वो इलेक्ट्रिक में 25,000। और अभी तो ड्रोन से स्प्रेइंग शुरू हो गया, नैनो यूरिया और नैनो मिश्रक का। हम 1 एकड़ गन्ने में 4 बोरे फर्टिलाइजर, यूरिया और 4 मिश्रक डालते थे। मेरे 6000 एकड़ ड्रोन से स्प्रे किया, तो 2 बॉटल यूरिया की लगी, जो नैनो यूरिया की,
क्योंकि उसकी कीमत है 250 रुपये, 500 में हो गया। और जो फर्टिलाइजर था उसकी बॉटल 500 रुपये की, वो 2 बॉटल लगी तो 1000 रुपये में 1500 रुपये में काम हुआ। जहाँ हम अगर 8 बैग जो लेते थे उसके लिए हम कम से कम 6 से 7 हजार रुपये खर्चा करते थे, 5000 रुपये किसी का सेविंग हुआ और मुझे 1 एकड़ में 88 टन गन्ना हुआ। ये सब अच्छा प्रोडक्शन हुआ। तो मेरा आपको पहला कहना ये कि टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें कॉस्ट, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना। आत्मनिर्भर राजस्थान बनने में हमारा किसान भी आत्मनिर्भर बने, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड एनर्जी एंड पावर सेक्टर। अब ये पानीपत में इंडियन ऑयल ने मेरे आग्रह पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया। ये जो हरियाणा और पंजाब में जो परली जलाते आपके शायद राइस नहीं है, तो उसमें से पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। 1 लाख लीटर पर डे बायो इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन। और मैं अभी ये जो परली है इससे बायो बिटुमिन निकलता है, लिग्नेट। और अभी एक रोड हमने अलाउ किया है सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कि ये जो परली से इथेनॉल बनेगा उसमें जो लिग्नेट निकलेगा वो 35% डामर में डाल सकते हैं। अब डामर का भाव है 50 रुपए किलो। अब किसान को केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बनाने का और ये हो सकता है। इसका सबके प्रूवन एग्जांपल है। दूसरी बात जो है, जो राजस्थान में जमीन बहुत है, मुझे भी पता नहीं था। मैं जब ये हाईवे का अमृतसर बठिंडा जामनगर हाईवे को देख रहा था, कितना समय तक मैं हेलीकॉप्टर से चल रहा था, जमीन ही जमीन पड़ी हुई। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोमास को तैयार करना और बायोमास से बायो सीएनजी और इथेनॉल तैयार करना। अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात, अब बजाज कंपनी की स्कूटर तो रेपुटेड है। 3 महीने पहले मैंने बजाज की स्कूटर और मोटरसाइकिल पुणे में लॉन्च की, वो सीएनजी पर। और वो मोटरसाइकिल जो है, अगर पेट्रोल की मोटरसाइकिल और स्कूटर चलती है तो 1 किलोमीटर का खर्चा 2 रुपए 25 पैसे है। और जो सीएनजी पे बनती है उस मोटरसाइकिल का खर्चा 1 रुपया है। तो ये इतनी मोटरसाइकिल लेके सब है, तो ये अगर सीएनजी पे कन्वर्ट होगी तो अभी परली से स्ट्रॉ से 400 प्रोजेक्ट भारत में शुरू हो रहे। मैं उसमें का अध्यक्ष हूँ। 60 शुरू हो गए, बाकी प्रोसेस में है और वो सीएनजी बनाएंगे और वो गाड़ी में भी जाएगा। तो आप जैसे मैंने बताया कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने में ये टेम्पो, ये मिनी ट्रक दिल्ली में सब सीएनजी पे आए तो ये डीजल पेट्रोल की तुलना में 50% सेविंग है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है। तो ये भी हम कर सकते हैं और अब बड़े प्रमाण पर ये बन रहे। मैं भी 5 टन सीएनजी ले आता हूँ। टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो मैं कंसल्टेंट बनाऊं, कोई फी नहीं होगी। तो ये कोई है, क्योंकि लोगों को लगता है ये बोल रहे तो होगा कि नहीं होगा। तो मेरा पहला कहना यही है कि ये आपके फ्यूल में और रोड में 2 में बदल हुआ तो 2 साल के अंदर हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पे लाने का हमने निर्णय किया। 9%। अब ये 9% अगर आपको हो जाएगा तो ये 16 से 9 में जो 7% का सेविंग होगा तो राजस्थान एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव बनेगा। तो रोड और इसका दोनों का आप जरूर करिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बस आपने देखी, अभी मैं बैठा था, अन्यथा मत मैं केवल पढ़ा हुआ बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें टीवी पर लाइन आई कि जयपुर में कोई तुम्हें बस पकड़ी गई जिसमें 50 लोग विदाउट टिकट पकड़े गए। पर वो मैं भी पासपोर्ट मेरे पास है, जैसे आपके यहाँ की स्थिति मालूम है, पर बाकी राज्यों में जो राज्य सरकार का ट्रांसपोर्ट है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि हॉर्न छोड़कर सब बचता है उस बस में। तो टप्पर भी बैठते हैं, एसी वगैरह लगाने के लिए खुली हवा का आनंद लेते हैं। तो मैंने जो एक बस का मॉडल तैयार किया, मैं जेकोस्लोवाकिया गया और जेकोस्लोवाकिया गया था तो मैं वहाँ स्कोडा में गया। तो स्कोडा में मैंने देखी ये टेक्नोलॉजी है कि यूरोपियन देशों में है फ्लैश चार्जिंग। तो बस के लेंथ है 18 मीटर, सीटिंग अरेंजमेंट अभी वो 2 लोगों ने उस समय मैंने जब देखा तो वहाँ से मैंने टाटा के एमडी को फोन किया और मैंने कहा तुम इससे जॉइंट वेंचर करो।
रोल रेस के लिए, रोलिंग स्टॉक के लिए। और इसमें जो फ्लैश चार्जिंग है, इसमें सीमेंस और हिटाची दोनों की टेक्नोलॉजी, दो कंपनियों का मैंने ज्वाइंट वेंचर कर दिया, तो कंपटीशन हो। और हमने पहला पायलट प्रोजेक्ट, अब वो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में मंजूर हुआ, टेंडर निकल गया, उसका वर्क ऑर्डर 1-2 महीने में आ जाएगा। अब नागपुर में मैं पहली बार ये कर रहा हूँ। ये बस में ऐसा है कि ये एयर कंडीशन बस है, एग्जीक्यूटिव चेयर्स है, हर चेयर पे लैपटॉप लगा हुआ है, टीवी भी देख सकते हैं। और हर बस में एयर होस्टेस जैसी बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता भी और वो सस्ते में मिलेगा। तो मुझे ध्यान में आया कि वो 10 रुपए में चाय मिलेगी, तो वो भी हम करेंगे। और इसकी जो टिकट की अरेंजमेंट है, लोग सामने से उतरेंगे और सामने से चढ़ेंगे, कार्ड रहेगा या मोबाइल रहेगा। और टिकट वाला कंडक्टर वाला कंसेप्ट जिंदगी भर कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं चलता भाई, सबका बैठ बच गया, आपका क्या हालत है, पर सब लॉस में। तो ये जो टिकट वाला है, तब वो खड़ा हो गया बाहर रहेगा, वो खड़ा होकर अंदर जाएगा, तो उसका बैंक में डायरेक्ट पैसा कट जाएगा, ये सिस्टम। और बाद में ये जो बस है, ये हर बस स्टॉप पर जब खड़ी आएगी तो ऊपर से जो अरेंजमेंट है वो नीचे आएगी, फ्लैश चार्जिंग, और आधा मिनट में बस चार्ज हो जाएगी। उसमें क्या है कि 50-60 किलोमीटर की लिथियम आयन बैटरी। जब मैंने इलेक्ट्रिक बस की बात और इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू की, तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। अभी वो $110 ही है। और हमारे देश में अभी लिथियम आयन बैटरी के बजाय एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, अलग अलग केमिस्ट्री भी डेवलप हो रही है। और जम्मू में हमको वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट लिथियम का वनस्पति भी मिला हुआ है। तो आने वाले समय में ये जो हमारी लिथियम आयन बैटरी 100 रुपीज पे आएगी, और जिस दिन ये 100 रुपीज पे आएगी तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत, व्हीकल की कीमत और इलेक्ट्रिक की कीमत सेम होगी। मेरे अंदाज से 5 साल के अंदर सब होगी। और इसलिए ये जो बस है, ये दिल्ली से जयपुर चलाने के लिए, और मैं अपना कोई, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, और मैं 2-4 हजार करोड़ के काम को भूमि पूजन के लिए भी नहीं जाता। 2-4 करोड़। इसका कारण पैसे का महापूर है, काम करने वाले लोगों की केवल पॉजिटिविटी और ताकत चाहिए। अभी मुझे चेयरमैन साहब ने बताया कि हमारा को 1000 करोड़ ग्रीन रोड के लिए मिले, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट है 7.23%। भारत सरकार को जो मिलता है उससे केवल 0.39% हम लोग ज्यादा है। तो हिंदुस्तान में इतने सस्ते में हमारे को कोई किसी को पैसा नहीं मिलता। अभी आपको मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, हमने इमिट मॉडल की बात जो चेयरमैन साहब कर रहे थे, तो उसको लॉन्च किया, और लॉन्च करने के बाद वो 7 दिन का टाइम था, और 7 दिन के बाद मेरी डेट तय होगी कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगा, फिर वो बेल बजाऊंगा और वो स्टॉक बंद करूंगा, क्लोज करूंगा। तो पहले दिन 7 आवर्स में हमारी वैल्यू थी उससे 7 टाइम्स ओवर, सबका बरसात पड़ी पैसे की। तो हमारे मेंबर, मैं गोवा था, फोन किया, सर जल्दी आओ, इतना पैसा आ रहा है, ये वापस करना मुश्किल हो गया। मैं गोवा से निकल के मुंबई आया, दूसरे दिन घंटी बजाकर क्लोज किया, इतना पैसा आया। और अब मेरा व्यक्तिगत राय है, ये इन्वेस्टर तो है, बड़े मैं आपको दोस्तों के गरीब लोगों को धन्यवाद करूँ। हमारे को इन्वेस्टर आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो अच्छा है। हम लोग, मैं नम्र हूँ, एरोगेंसी मत लो, तो तुम नहीं दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा लाइन लगा के लोग खर्चा करना हमारे काम है। तो मैंने अभी चेयरमैन साहब को, इनको पहले लगता था पैसे नहीं मिलते, इसमें 25% वो हमने रिजर्व रखा है छोटे लोगों, और उनको जैसे चपरासी है, कांस्टेबल है, कंपाउंडर है, उसको वो हमारे यहाँ हमें AAA रेटिंग है। और हमारे सब प्रोजेक्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अट्रैक्टिव है, कोई घाटे वाला काम नहीं है। हमारा इनकम 52,000 करोड़ है, अभी 1,40,000 करोड़ होगा, हम गारंटी दे रहे हैं। और हम ऐसे पेंशनर्स वगैरह को कह रहे हैं कि भाई तुमको 8.02% ब्याज देंगे, 0.5%, 8.05% चार्ज देंगे। फिर मुझे रिटायर्ड लोग आए, तुम साल भर में दोगे, मैंने बोला दोस्ती करो, महीने में मिले। ये
जो ब्याज है वो जो इन्वेस्ट करेगा उसको हर महीने में मिलेगा, NHI की गारंटी होगी। अब कौन सी बैंक आपको 8.05% इंटरेस्ट देती है? FDI देती है? 5.5-6 भी होगा। अभी 8.05, तो अभी शायद रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ सकता है। तो ये अब मैंने तय किया गरीब लोगों को धन्यवाद करना। बड़े बड़े पेंशन फंड वगैरह जो है गोरे आते हैं, ठीक है, चाय पानी कराते हैं। अब हिंदुस्तान के किसान, गरीब लोग, चपरासी, छोटे लोग, रिटायर्ड लोग, इनको मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पैसे से हाईवे बनाना और उसकी कमाई तुम्हारे जेब में डालनी है। 70 लाख करोड़, अब मैं तो 1 करोड़ लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से देश में काम करने वालों की कमी है। और अगर ये करप्शन भी है, हमारे यहाँ कोई ठेकेदार को नहीं आना पड़ता। और अभी हमने ये भी तय किया है, जो काम ठीक नहीं करेगा उसको टर्मिनेट करो, उसको ब्लैक लिस्टेड करो। मैं मजाक में कहता था बुलडोजर तुम्हारे ऊपर चला दूंगा, माल नहीं खाए तुमसे, छोड़ूंगा नहीं तुमको। 10 साल की गारंटी है डिफेक्ट लायबिलिटी। और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में अच्छे स्टैंडर्ड के रोड बने। और अब उसमें राजस्थान में बहुत से प्रोजेक्ट कुछ आपने देखे, आप आइए, आप मांगते हुए थक जाएंगे, मैं देते हुए नहीं थक। वेरी गुड। राजस्थान को आने वाले 2 साल के अंदर नेशनल हाईवे नेटवर्क को अमेरिकन हाईवे के बराबर पहुंचाएंगे। जिस राज्य में जाता हूँ वो यही कहता है कि सबसे ज्यादा करके दीजिए हमको। मैंने कुछ नहीं दिया, कई पैसा है। और ये हो सकता है, जो फाइनेंशियल मॉडल है हमारे उसमें ये संभव है। और मैं लोगों को कहता हूँ इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अब उसमें भी हम टोल में कुछ रिफॉर्म कर रहे हैं। 5 स्टार होटल में कार्यक्रम करते हैं, मुझे पूछते टोल इतना टोल लग रहा है, कैसा हो? मैंने बोला आपको ऑप्शन था, आप ये ताज पैलेस में क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं? रामलीला मैदान में करते, एक चेयर मुझे देते, एक आप लेते, कोई आधा चाय मैं पीता, आधा चाय आप पीते, आपका कार्यक्रम 1000 रुपए में होता। 25 लाख खर्चा करके यहाँ क्यों आए? क्योंकि एयर कंडीशन में सब कुछ है। तो मैंने कहा देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अब 9 घंटे लगते थे आपको, अब आप 2 घंटे में आ रहे हैं, तो 7 घंटे का पेट्रोल डीजल बचा है ना, टाइम बचा है ना, कॉस्ट बची है ना, तो थोड़ा बहुत इधर कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि देश के बजट से इतना काम नहीं हो सकता। मैंने तो मथुरा में जो 80 ml की स्लश थी गंदा पानी टॉयलेट का, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। मैं हमारे शहर में टॉयलेट का पानी 300 करोड़ रुपए में बेचता हूँ हर साल, 7 साल से। टॉयलेट का पानी जो महाराष्ट्र सरकार देती है। तो मैंने हाइब्रिड एन्युटी में जब वाटर रिसोर्स था, हाइब्रिड एन्युटी में एक प्रोजेक्ट किया और वो कल त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने दिया और वो पानी शुद्ध करके मैं इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को मथुरा को देता हूँ। वो 25 करोड़ यूपी सरकार को देते, मैंने कहा 20 करोड़ दे, उतना 5 करोड़ का फायदा हो गया। मथुरा का 80 ml गंदा पानी शुद्ध हो गया, इंडियन ऑयल का फायदा, हमारा प्रोजेक्ट भी सस्ता हो। तो मेरा आपको यही कहना है कि हमारे पास अगर हम प्रोजेक्ट में टूरिज्म के लिए रोड बहुत आवश्यक है और टूरिज्म ही राजस्थान की स्ट्रेंथ है। और टूरिज्म ही ऐसी इंडस्ट्री है कि 49% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल में खर्चा होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जितना आएगा। और एक बात मेरी रहेगी, मैं बहुत वाटर से मिनिस्टर था तब मैंने किया था और वो अभी शुरू नहीं हुआ, वो था NPBS सी प्लान। एक बात पूरी हो गई, हमने आपके यहाँ 5-6 एयरस्ट्रिप बनाई है रोड तक, हवाई जहाज उतर सकता है, मैं भी उतरा था, राजनाथ जी मैं सब हम लोग उतरे थे। तो रोड को हमने एयरपोर्ट पे बनाया, तो अभी DIG बता रही थी, मैंने बोला बोले वहाँ एयरपोर्ट प्लेन नहीं है, मैंने बोला तुम लोग 5-5 करोड़ में एयरपोर्ट बना लो, बताओ कैसे करना। मैंने बोला रेलवे का फाटक होता है वैसे हाईवे बंद कर दो, हवाई जहाज उतरेगा पलट के जाएगा, एक 3 शेड बना दो सिक्योरिटी वगैरह के अरेंजमेंट के लिए, पार्किंग प्लेस थोड़ी सी बना दो और लोग उतरेंगे, लोग चढ़ेंगे, जब निकलेगा तब फिर से अपना फाटक बंद करो, हवाई जहाज
ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो आप क्या ऐसे 10-20 अच्छे एयरपोर्ट को अभी एयर स्ट्रिप का खर्चा नहीं, किसी का खर्चा नहीं, आप चालू करा दीजिए। वो जो उधर है ना पाकिस्तान बॉर्डर पर जहाँ उतरे थे, आए नहीं है जोधपुर के आगे, हाँ उधर सभी हमारे रोड के जितने बने हैं आप उसका फ्री ऑफ चार्ज उपयोग करो हवाई जहाज उतरने के लिए, परमिशन। दूसरा जो था वो था एमपीबीएस सी प्लेन, वाटर प्लेन, और वो आपके लिए बहुत उपयोगी, आप इस पे नीचे ये जब था तो मैंने वो प्लेन भी लाया से, और मैं मुंबई के समुद्र में उतरा भी था। बाद में मोदी जी वो प्लेन मेरे को आग्रह करके वो भी साबरमती में उड़कर 14 करोड़ गए। तो एमपीबीएस सी प्लेन है जो हाईवे पे इस पे एयर स्ट्रिप पे भी उतरता है और पानी पे उतरता है। अब आपके पास तो बहुत तालाब बने हैं झील, आएंगे एयरपोर्ट का लफड़ा जयपुर से उड़ेगा तालाब में उतर जाएगा, अब बिल्कुल सब जगह उतरेगा। और ये 18 करोड़ का 18 सीट, और इसके लिए जब ये एयरपोर्ट एविएशन मिनिस्ट्री थी तो वो उनको मैं बोलता था कि तुम इसके नियम बनाओ, तो नहीं बनाते थे। तो मैंने उनको एक दिन सेक्रेटरी को बोला, देखो ये हवाई जहाज तुम कहते हो, मैं इसको हवा में उड़ने वाली बोट कहता हूँ, फ्लाइंग बोट। तुम ज्यादा समय लगाओगे तो मैं फ्लाइंग बोट के एक्ट बना के डाल दूंगा, हमारा भी 50% मेरा भी अधिकार है। तो वो बन गया कानून। अब एवरीथिंग इज क्लियर। अगर प्राइवेट वालों को आपने टिकट की गारंटी दी जयपुर से उदयपुर उतरना, तो आपके 10-25 टिकट 5 टिकट हम खरीद लेंगे, और ये अलाउ कर दिया, जैसे उड़ान स्कीम जैसी बनाई, तो ये कोई भी लाएगा, तो ये बहुत अच्छा है। अभी तो ड्रोन टैक्सी भी आता है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि इससे टूरिज्म बढ़ेगा। आखिर में बाकी डिटेल में तो मैं जाऊंगा नहीं, पर एक इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ आज एनआई से आया हूँ तो कभी मैं खाली हाथ नहीं गया हूँ जहाँ क्या तो मैं जो कुछ हाईवेज है जो उसके बारे में कोटपुतली से आगरा ग्रीनफील्ड हाईवे 6800 करोड़ का ये सितंबर में पूरा होगा। ये कोटपुतली के पनियाला मोड़ से, दूसरा जयपुर किशनगढ़ जोधपुर से अमृतसर तक ग्रीनफील्ड हाईवे 12,000 करोड़ का, इसका हम डीपीआर बना रहे, जल्दी इसका काम शुरू करेंगे। पानी से रायपुर से जस्सा खेड़ा एलिवेटेड रोड का निर्माण 538 करोड़, ये भी शहरी क्षेत्र में, इसको भी मैंने मंजूर किया, इसका डीपीआर बनाने की शुरुआत हुई है। बाद में नागौर से नेत्रा तक 1400 करोड़ 86 किलोमीटर, इसका भी डीपीआर बनने की शुरुआत हो गई, ये भी मंजूर हो गया। जोधपुर से दिल्ली जाने वालों का इससे 1.5 घंटा समय बचेगा। सीकर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर बाईपास 500 करोड़, ये भी अभी मंजूर हुआ 39 किलोमीटर। फिर झुंझुनू चिरावा सिंधाना कचौरी मार्ग 1400 करोड़ 72 किलोमीटर 4 लेन। सिंगाना खेतड़ी जसरापुर जगलसिरी 600 करोड़, ये भी हमने मंजूर किया है। फिर भाटीवाड़ तक मार्ग निर्माण और कुंडल जाटोद खंड के भूखल क्षेत्र में सुधार के लिए 400 करोड़, ये भी प्योर शोल्डर रोड मंजूर किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि नॉर्दर्न जयपुर का रिंग रोड 6,500 करोड़, 110 किलोमीटर है। और मैंने आज आपको भी रिक्वेस्ट की कि रोड बनने के बाद जमीन की कीमतें 5 गुना बढ़ती है, तो आप उसमें जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ नया जयपुर वहाँ बनाइए। इसमें और एक अच्छी स्कीम है कि टोटल 60 जगह लेते समय 40% डेवलपमेंट किसान को दे दिया, वो भी उसका भी बहुत पैसा उसको मिलेगा, 20-40% सरकार को मिलेगी और 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए खर्चा होगा। तो भूमिपुत्र जो उनका भी इसके लिए कुछ विरोध नहीं होगा। और एक अच्छी बात मुझे मौका मिली जब मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था और वसुंधरा जी और अपने राम सिंह जी, राम प्रताप जी, तो लखवाड़, रेणुका, किशोर, ताजेवाला बैराज सब मंजूर करने का मौका मिला। तब एक पंजाब से जो इंदिरा कैनाल था, इसके कारण काफी लीकेज था। हाँ, तो उसको हमने 2000 करोड़ दिए और उसका फायदा ये हुआ कि राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिला। और पानी अगर मिलेगा तो
बस राज्य की प्रगति होती है। मेरे पर मंत्री करने में विश्वास मत रखिए, पर मुझे 9 डॉक्टरेट डीलिट्स मिली है, उसमें से 5 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है और 4 वाटर कंजर्वेशन में मिली है। तो महाराष्ट्र आपकी दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रोकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। जैसे सरकारी नौकरी करते हैं, हर महीने में डिपॉजिट करते हैं, रिटायर होने के बाद पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो पानी को जमीन के अंदर डिपॉजिट करते हैं। तो हमने NHI के तरफ से 1000 तालाब फुकट में बनाए महाराष्ट्र में, फ्री ऑफ चार्ज। 2 चीजें आप करिए कि हम कचरा जो है शहरों का वो सेग्रीगेट करके रोड में डाल देते, तो आपका स्वच्छ भारत अभियान होगा। और दूसरा, ये वाटर कंजर्वेशन का काम करिए, बहुत फायदा होगा। 1 रुपया खर्चा नहीं करना आपसे, हमको हमारे कोई काम में आपसे कोई रुपया नहीं चाहिए। आपको मैं बताऊंगा, इतना एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पानी आएगा तो यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी। और आपने जो 12 या 10 एक्सप्रेस हाईवे बताया ग्रीन फील्ड में 9, तो उसके ऊपर एक बार दिल्ली आप आइए, हम वे आउट निकालेंगे, जरूर इसमें आपको पूरी मदद करेंगे। और मेरा विश्वास है कि ये जो एक प्रकार से राइजिंग राजस्थान, तो मैंने मजाक में कहा कि हम लोग एक कहते थे कि वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन, मराठी में कहावत थी, उगोत्या सूर्याला नमस्कार। जो सूर्य ऊपर जाता है उसको नमस्कार करना चाहिए। लेट अस होप कि आपके नेतृत्व में राजस्थान का सूरज बहुत ऊपर पहुंचे और आपके इस काम में आपको सफलता प्राप्त हो और आप यशस्वी हो, इसलिए हम आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।